एजुकेयर स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम मिडिएवल पोएट जॉफ्री चौसर और उनकी पोएट्री के बारे में आसान तरीके से समझेंगे। हम जानेंगे चौसर की वोकैबुलरी के 3 मेजर सोर्सेज, उनकी लैंग्वेज और वर्सिफिकेशन, और साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स जैसे प्रायरिस, मंक, फ्रायर और वाइफ ऑफ बाथ का एनालिसिस भी करेंगे। फाइनली उनकी फेमस बुक द कैंटरबरी टेल्स को भी डिस्कस करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। ब्रिटिश पोएट्री का स्टडी यूजुअली चौसर से स्टार्ट किया जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि उनसे पहले पोएट्री नहीं थी, बल्कि उनके टाइम से पोएट्री प्रॉपर और सिस्टमैटिक वे में डेवलप होना शुरू हुआ। इसलिए चौसर को फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री भी कहा जाता है। उन्होंने मिडिल इंग्लिश में लिखा। चौसर से पहले का टाइम ओल्ड इंग्लिश पीरियड कहलाता है। उस समय ब्रिटेन पर पहले रोमन्स का रूल था, 1st to 5th सेंचुरी। उसके बाद एंगल्स, सैक्सन्स और जूट्स ने अटैक किया। इस पीरियड की सबसे फेमस एपिक पोएम है बेअवुल्फ। इस समय की कुछ खास कविताएं हैं। विटसिथ, जिसे सबसे पुरानी अंग्रेजी कविता माना जाता है, द बैटल ऑफ ब्रूनेनबर्ग और द बैटल ऑफ मैल्डन। इनमें ज्यादातर युद्ध और आक्रमण की बातें हैं। वहीं द वॉन्डरर और द सीफेरर में इंसान की उदासी, अकेलापन और भावनाएं दिखती हैं। और इस दौर की सबसे अच्छी धार्मिक कविता द ड्रीम ऑफ द रूड मानी जाती है। अब आते हैं मिडिल इंग्लिश पीरियड पर, यानी चौसर का टाइम। इस समय सोसाइटी पर चर्च और लैंडलॉर्ड्स का कंट्रोल था। लोग ज्यादातर इलिटरेट थे और चर्च को गॉड और ह्यूमंस के बीच का ब्रिज माना जाता था। चौसर ने इंग्लिश लैंग्वेज को लिटरेचर की लैंग्वेज बनाने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया। जैसे इटली में डांटे एलिगियरी ने किया, वैसे ही चौसर ने भी कॉमन लैंग्वेज यूज की। उनके कंटेम्प्रेरी जॉन बार्बर ने भी कंट्रीब्यूट किया। चौसर की राइटिंग्स इतनी पॉपुलर थीं कि बहुत सारे पोएट्स ने उन्हें फॉलो किया। जॉन लिडगेट ने उनके अनफिनिश्ड वर्क्स को कंटिन्यू किया। रॉबर्ट हेनरिसन ने क्रुसेड की स्टोरी कंप्लीट की। बाद में जॉन ड्राइडन जैसे पोएट्स ने चौसर की स्टोरीज को अप्रिशिएट किया, लेकिन उनकी लैंग्वेज समझना थोड़ा डिफिकल्ट था। फाइनली 19th सेंचुरी में वॉल्टर विलियम स्कीट ने चौसर की वर्क्स को प्रॉपर्ली एडिट और एस्टैब्लिश किया, और उनकी फेमस बुक द कैंटरबरी टेल्स को चौसर की डेथ के लगभग 150 साल बाद विलियम कैक्सटन ने प्रिंट किया। कैंटरबरी टेल्स को विलियम कैक्सटन ने इंग्लैंड में छापी जाने वाली पहली किताबों में से एक के रूप में चुना था। द एज ऑफ चौसर। जेफरी चौसर के एज को समझने के लिए उस टाइम के सोसाइटी, हिस्ट्री और कल्चर को जानना बहुत ज़रूरी है। 1066 की नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट के बाद इंग्लैंड में फ्रेंच लैंग्वेज, लिटरेचर और कल्चर का स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस आ गया। लेकिन 14th सेंचुरी तक आते आते इंग्लैंड में पॉलिटिकल, रिलीजियस और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स बढ़ने लगी, और इन सब का इफेक्ट उस टाइम के लिटरेचर में भी क्लियरली दिखता है। धीरे धीरे लोग एक नेशन के रूप में यूनाइट होने लगे और इंग्लिश लैंग्वेज कॉमन लोगों की लैंग्वेज बन गई। 1362 में कोर्ट्स में और 1386 में स्कूल्स में इंग्लिश का यूज स्टार्ट हुआ। इस पीरियड में एक बड़ा सोशल चेंज भी आया। ओल्ड फ्यूडल सिस्टम वीक होने लगा और एक न्यू मनी बेस्ड इकोनॉमी डेवलप हुई, जिससे मिडिल क्लास का राइज हुआ। इस टाइम का हिस्ट्री काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट और अनरेस्ट से भरा था। किंग की एब्सोल्यूट पावर के अगेंस्ट हाउस ऑफ कॉमन स्ट्रगल कर रहा था। इसी दौरान 100 Years वॉर हुआ, जिसमें इंग्लैंड और फ्रांस के बीच लॉन्ग वॉर चला और अलग अलग बैकग्राउंड के लोग मिलकर इंग्लिश के रूप में लड़ने लगे। आम लोगों की प्रॉब्लम्स की वजह से पेजेंट्स रिवोल्ट हुआ। दूसरी तरफ रूलर्स के बीच फाइट्स ने वॉर्स ऑफ द रोजेस के रूप में देश को और अनस्टेबल बना दिया। फिर भी इस समय ट्रेड और इंडस्ट्री डेवलप हुए और मिडिल क्लास स्ट्रांग बनने लगा। इसी दौरान रेनेसांस की शुरुआत हुई, लेकिन इसका इफेक्ट सिर्फ कुछ एजुकेटेड लोगों तक ही लिमिटेड था। चौसर का एज वॉर्स और सोशल प्रॉब्लम से भरा हुआ था। एक तरफ बाहर वॉर्स चल रहे थे, तो दूसरी तरफ कंट्री के अंदर लेबर प्रॉब्लम्स, स्ट्राइक्स और न्यू लॉज बनाने की कोशिशें हो रही थीं। फॉरेन वर्कर्स को लेकर भी इश्यूज थे और किंग्स दूसरे कंट्रीज को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ तक कि वुमेन्स राइट्स पर भी डिस्कशन होने लगा था, जो मॉडर्न फेमिनिज्म जैसा लगता है। इससे पता चलता है कि उस समय की कई प्रॉब्लम्स आज के टाइम से मिलती जुलती थी।
इस पीरियड की सबसे भयानक इवेंट थी ब्लैक डेथ नाम की महामारी। इससे बहुत बड़ी संख्या में लोगों की डेथ हुई, जिससे पॉवर्टी, अनरेस्ट और रिवोल्ट बढ़ गया। आम लोगों में डिससैटिस्फैक्शन बढ़ा और सोसाइटी में बड़े चेंजेस शुरू हुए। साथ ही लोग चर्च की पॉलिसीज और प्रैक्टिसेस पर क्वेश्चन उठाने लगे। इस तरह एक न्यू थिंकिंग डेवलप हुई, जिसने आगे चलकर यूरोप के आइडियाज को बदल दिया। कुल मिलाकर चौसा का एज चेंज, कॉन्फ्लिक्ट और न्यू सोसाइटी के डेवलपमेंट का टाइम था। उस समय के ये सभी सोशल, हिस्टोरिकल और कल्चरल चेंजेस जेफरी चौसा की राइटिंग्स में क्लियरली दिखाई देते हैं, जो हमें उस पीरियड को समझने में हेल्प करते हैं। अब हम जेफरी चौसर की वोकैबुलरी के 3 प्रमुख स्रोतों के बारे में जानेंगे। चौसर की वोकैबुलरी मेनली 3 सोर्सेस से बनी है: फ्रेंच, लैटिन और एंग्लो सैक्सन यानी ओल्ड इंग्लिश। उनकी फेमस बुक द कैंटरबरी टेल्स में ये तीनों का मिक्स साफ दिखता है। फ्रेंच उस समय फ्रेंच लैंग्वेज राज दरबार और रिच लोगों की लैंग्वेज थी, इसलिए चौसर ने फ्रेंच से ऐसे वर्ड्स लिए जो लव, रोमांस और क्लासी लाइफ से जुड़े हैं, जैसे जॉकॉन्ड, ऑइनमेंट। लैटिन उस समय पढ़ाई, रिलीजन और नॉलेज की लैंग्वेज थी। चौसर ने इससे कई डीप और सीरियस वर्ड्स लिए, जिससे उनकी राइटिंग में डेप्थ और सीरियसनेस आती है। एंग्लो सैक्सन यानी ओल्ड इंग्लिश, ये आम लोगों की लैंग्वेज थी और चौसर की वोकैबुलरी का बेस भी। इससे उन्होंने सिंपल और डेली यूज वाले वर्ड्स लिए, जैसे मैन, वुमन, हाउस। इसके अलावा चौसर पर इटालियन राइटर्स जैसे जियोवानी बोकाचियो और डांटे एलिगियरी का भी इन्फ्लुएंस पड़ा, खासकर उनके इटालियन पीरियड में। चौसर की लैंग्वेज और वर्सिफिकेशन। जॉफ्री चौसर के समय मिडिल इंग्लिश पीरियड में अंग्रेजी भाषा आज की तरह एक जैसी या स्टैंडर्ड नहीं थी। उस समय इंग्लैंड के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग डायलेक्ट या बोलियां बोली जाती थीं। चौसर ने इन सब में से ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट को चुना, जो उस समय लंदन में ज्यादा इस्तेमाल होती थी। लंदन उस समय राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्र था, इसलिए बाद में यही डायलेक्ट धीरे धीरे स्टैंडर्ड इंग्लिश बन गई। चौसर की भाषा की विशेषताएं। उनकी भाषा कई डायलेक्ट का मिश्रण थी। स्पेलिंग या वर्तनी एक जैसी नहीं होती थी। फिर भी उनके कई शब्द आज की अंग्रेजी में भी इस्तेमाल होते हैं। उन्होंने कई शब्द पहली बार लिखित रूप में इस्तेमाल किए, जैसे एक्सेप्टेबल, एंग्री, आर्मी, एस्पेक्ट आदि। वर्सिफिकेशन, छंद और कविता की बनावट। चौसर ने अंग्रेजी कविता में नए तरह का मीटर यानी छंद इस्तेमाल किया। पहले एंग्लो सैक्सन कविता में एलिटरेशन यानी एक ही ध्वनि की बार बार पुनरावृत्ति ज्यादा होती थी। चौसर ने उसकी जगह एक्सेंचुअस सिलेबिक मीटर का इस्तेमाल किया, जिसमें स्ट्रेस और सिलेबल यानी अक्षरों की संख्या दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं। चौसर के महत्वपूर्ण योगदान। 1. रॉयल राइम। चौसर ने इस नए छंद को शुरू किया। इसमें 7 लाइनों का स्टैंजा होता है। 2. 5 स्ट्रेस लाइन यानी आयम्बिक पेंटामीटर का शुरुआती रूप। हर लाइन में 5 स्ट्रेस होते हैं। बाद में ये अंग्रेजी कविता का सबसे लोकप्रिय छंद बन गया। 3. राइमिंग कपलेट। 2 लाइनों में तुक, ए, बी, सी आदि। चौसर ने इसे द लेजेंड ऑफ गुड विमेन में इस्तेमाल किया, जो बाद में बहुत पॉपुलर हुआ। 4. ह्यूमर और सटायर। चौसर ने मजाक और व्यंग का अच्छा इस्तेमाल किया। उन्होंने अलग अलग एक्सेंट्स का यूज करके मजेदार सीन्स बनाए, जैसे द रीव्स टेल में। भाषा में बदलाव, ग्रेट वावल शिफ्ट। चौसर के बाद अंग्रेजी भाषा में एक बड़ा बदलाव आया, जिसे ग्रेट वावल शिफ्ट कहते हैं। इससे शब्दों के प्रोनंसिएशन यानी उच्चारण बदल गए, इसलिए आज चौसर की कविता पढ़ना थोड़ा मुश्किल लगता है। ई का उपयोग। चौसर के समय शब्दों के अंत में ई कभी बोला जाता था, कभी नहीं। जब बोला जाता था तो ये अ यानी श्व की तरह सुनाई देता था। चौसर की कविता के छंद या वर्सिफिकेशन से पता चलता है कि शब्दों के अंत में आने वाला ई कभी बोला जाता था और कभी नहीं, लेकिन इस बात पर विद्वानों के बीच आज भी पूरी तरह सहमति नहीं है। जब इस ई का उच्चारण किया जाता है तो ज्यादातर विद्वान इसे अ यानी श्व ध्वनि की तरह बोलते हैं। अनियमित स्पेलिंग के बावजूद चौसर के इस्तेमाल किए गए कई शब्द आज के पाठकों को आसानी से समझ में आ जाते हैं। चौसर का नाम ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी में भी दर्ज है, क्योंकि उन्होंने अपनी रचनाओं में कई सामान्य अंग्रेजी शब्दों का पहली बार उपयोग किया।
ये शब्द उस समय आम बोलचाल में पहले से मौजूद थे, लेकिन चौसर ने अपनी भाषा की समझ और आम लोगों की बोली को ध्यान से सुनकर इन्हें पहली बार लिखित रूप में दर्ज किया। इसलिए उनके लेखन को इन शब्दों का सबसे पहला प्रमाण माना जाता है। इन शब्दों में शामिल हैं एक्सेप्टेबल, एल्कलाई, ऑल्टरकेशन, एम्बल, एंग्रीली, एनेक्स, अनॉयंस, अप्रोचिंग, आर्बिट्रेशन, आर्मलेस, आर्मी, एरोगेंट, आर्सेनिक, आर्क, आर्टिलरी और एस्पेक्ट, जिन्हें चौसर में सबसे पहले लिखित रूप में प्रस्तुत किया। अब हम द कैंटरबरी टेल्स के जनरल प्रोलॉग का विस्तार से अध्ययन करेंगे। द जनरल प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स। कैंटरबरी टेल्स का एक इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग भाग इसका जनरल प्रोलॉग है, क्योंकि ये कई ऐसे पोर्ट्रेट्स प्रस्तुत करता है जो अलग अलग होते हुए भी सोसाइटी के विभिन्न क्लासेस को रिप्रेजेंट करते हैं। आइए चौसर द्वारा अपनी महान लिटरेरी क्रिएशन में प्रयुक्त कैरेक्टराइजेशन की आर्ट को देखें। द ओपनिंग सेक्शन ऑफ प्रोलॉग। जनरल प्रोलॉग की शुरुआत स्प्रिंग के रिवाइवल के डिस्क्रिप्शन से होती है। इसका रीज़न ये समझा जा सकता है कि ये लोगों के पिलग्रिमेज पर जाने के लिए बैकग्राउंड तैयार करता है। ये थीम नया नहीं था, बल्कि एक कन्वेंशनल था। ये हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि मिडीवल पीरियड में कन्वेंशनल थीम का यूज़ वीकनेस नहीं बल्कि स्ट्रेंथ माना जाता था। इंट्रोडक्शन की शुरुआत स्टोरी को एक पर्टिकुलर टाइम और स्पेस में सेट करती है, लेकिन चौसर का उद्देश्य एक कॉस्मिक और साइक्लिक एनवायरनमेंट क्रिएट करना है ताकि स्प्रिंग की वाइटैलिटी और रिचनेस को सेलिब्रेट किया जा सके। इस प्रयास के कारण हमें एक ड्रीमी और टाइमलेस एटमॉस्फेयर मिलता है और एक शॉक सा लगता है जब हमें बताया जाता है कि ये स्टोरी कोई रोमांटिक फैंटेसी नहीं बल्कि एक पिलग्रिमेज है जिसमें राइटर खुद भी शामिल था। इंट्रोडक्शन में ध्यान देने वाली एक और बात है चौसर द्वारा किए गए एस्ट्रोलॉजी और माइथोलॉजी के रेफरेंसेस। हमें बताया जाता है कि सन एरीज यानी मेष राशि में है और अपने एनुअल कोर्स के अर्ली स्टेज में है। इसी तरह उस समय के हाईली बिलीव्ड एस्ट्रोलॉजी के अन्य रेफरेंसेस भी यहाँ देखने को मिलते हैं। द पोर्ट्रेट्स। जनरल प्रोलॉग पूरे स्टोरी कलेक्शन का फ्रेमवर्क एस्टैब्लिश करता है, एक पिलग्रिमेज जो आगे चलकर टेल टेलिंग कॉम्पिटिशन बन सकती है। जनरल प्रोलॉग टाइटल मॉडर्न है, हालांकि कुछ मैन्युस्क्रिप्ट्स इसे प्रोलोगस कहते हैं। अलग अलग मैन्युस्क्रिप्ट्स में बहुत कम टेक्सचुअल डिफरेंसेस हैं। इसकी स्ट्रक्चर सिंपल है। लाइन्स 1 to 34 में इंट्रोडक्शन, लाइन्स 35 to 719 में कैरेक्टर्स के पोर्ट्रेट्स, लाइन्स 720 to 821 में होस्ट का प्रपोजल और लाइन्स 822 to 858 में नाइट को फर्स्ट टेल देने का डिसीजन। चौसर जो नरेटर है, कैरेक्टर्स का डिस्क्रिप्शन नाइट से शुरू करता है। नाइट एक प्रोफेशनल सोल्जर है जो फॉरेन वॉर से आया है और उसके कपड़े आर्मर से स्टेन्ड हैं। उसने प्रशिया, लिथुएनिया, रशिया, स्पेन, नॉर्थ अफ्रीका और टर्की में पेगन्स, मूर्स और सैरासिन्स के खिलाफ फाइट किया है। नरेटर कहता है ही वॉज अ वेरी परफेक्ट जेंटल नाइट, लेकिन मॉडर्न रीडर्स इस पर क्वेश्चन भी करते हैं। उसका बेटा स्क्वायर एक एलिगेंट यंग मैन है जो फैशनेबल क्लोथ्स पहनता है और सिंगिंग डांसिंग में स्किल्ड है। उनका योमन एक स्किल्ड सर्वेंट है जो नाइट की लैंड की देखभाल करता है। प्रायरस का पोर्ट्रेट बहुत डिटेल्ड है। वो प्रेयर से ज़्यादा ईटिंग हैबिट्स पर ध्यान देती है। वो एनिमल्स के प्रति बहुत काइंड है, लेकिन पीपल के प्रति नहीं। उसके पास बीड्स हैं और एक ब्रॉच है जिस पर लिखा है अमोर विंगटिस ओमनिया, यानी लव कॉन्कर्स ऑल। मॉन्क अपने रिलीजियस रूल्स फॉलो नहीं करता और हंटिंग पसंद करता है। नरेटर सरप्राइजिंगली उसका सपोर्ट करता है। फ्रायर भी अपनी ड्यूटी के खिलाफ काम करता है और पुअर लोगों से दूर रहता है। नरेटर उसे वर्दी कहता है, जिससे आयरनी दिखती है। मर्चेंट का शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है। क्लर्क ऑफ ऑक्सफोर्ड एक सिंसियर स्टूडेंट है, पुअर, थिन और बुक लविंग। सार्जेंट एट लॉ एक एक्सपर्ट लॉयर है और उसके साथ फ्रैंकलिन है जिसे फूड का बहुत शौक है। इट्स स्नोड इन हिज हाउस ऑफ मीट एंड ड्रिंक। फिर 5 ट्रेड्समैन आते हैं, हैबरडैशर, कारपेंटर, वीवर, डायर और टेपेस्ट्री मेकर, और उनके साथ एक कुक। शिपमैन सेलिंग में एक्सपर्ट है लेकिन वाइन चोरी करता है और डेंजरस भी है। डॉक्टर ऑफ फिजिक्स को नरेटर परफेक्ट प्रैक्टिशनर कहता है, लेकिन अंत में बताता है कि उसे गोल्ड से बहुत लव है। वाइफ ऑफ बाथ एक स्ट्रॉन्ग और कॉन्फिडेंट वुमन है जिसके 5 हस्बैंड्स रहे हैं और जो बिजनेस माइंडेड है। इसके बाद सबसे आइडल कैरेक्टर आता है, पासन, जो सच्चे रिलीजन को फॉलो करता है।
उसका भाई प्लाउमैन एक हार्ड वर्किंग और काइंड मैन है। अंत में कुछ बैड कैरेक्टर्स आते हैं। मिलर एक रूड और वायलेंट आदमी है। मैंसिपल क्लेवर है और दूसरों को चीट करता है। रीव भी डिसऑनेस्ट है। सबसे अंत में समनर और पार्डनर आते हैं। समनर करप्ट है और उसका फेस डरावना है। पार्डनर फेक रिलीजियस रेलिक्स बेचकर लोगों को चीट करता है। नरेटर चौसर खुद है, लेकिन वो ऑथर से अलग है। वो कहता है कि वो सिर्फ वही रिपोर्ट कर रहा है जो उसने सुना, इसलिए उसे ब्लेम नहीं किया जाना चाहिए। द कंक्लूडिंग सेक्शन ऑफ द प्रोलॉग। सभी पिलग्रिम्स का डिस्क्रिप्शन देने के बाद चौसर हमें टैबर्ड इन में ले जाता है, जहां वो 29 पिलग्रिम्स से मिलता है। आगे बढ़ने से पहले वो अपनी बूर्जवा स्टाइल के लिए अपॉलॉजी मांगता है और बाइबल और प्लेटोस टिमेयस 29b का रेफरेंस देता है। टैबर्ड इन का होस्ट उनके साथ जाने का फैसला करता है और वही टेल टेलिंग कंपटीशन का आइडिया देता है। वही जज भी होगा ऑफ बेस्ट सेंटेंस एंड मोस्ट सोलस। इस तरह ये पिलग्रिमेज एक स्टोरी टेलिंग कंपटीशन बन जाती है और यहीं से द कैंटरबरी टेल्स की मेन स्टोरी शुरू होती है। अब हम द कैंटरबरी टेल्स की मेन स्टोरी को संक्षेप में समझते हैं। जॉफ्री चौसर की द कैंटरबरी टेल्स एक फ्रेम नैरेटिव पर आधारित है, यानी एक ऐसी कहानी जिसमें कई दूसरी स्टोरीज शामिल होती हैं। मेन स्टोरी की शुरुआत लंदन के टैबर्ड इन से होती है, जहां अलग अलग प्रकार के पिलग्रिम्स इकट्ठा होते हैं। वे सभी थॉमस बेकेट के श्राइन कैंटरबरी की रिलीजियस जर्नी पर जाने वाले होते हैं। नैरेटर, जो खुद भी कहानी का एक कैरेक्टर है, लगभग 29 पिलग्रिम से मिलता है। ये लोग अलग अलग सोशल क्लासेस और प्रोफेशन से आते हैं, जैसे नाइट, मिलर, वाइफ ऑफ बाथ, डॉक्टर और पार्डनर। हर कैरेक्टर मिडीवल इंग्लिश सोसाइटी का एक अलग पहलू दिखाता है, जिससे स्टोरी बहुत रियलिस्टिक बन जाती है। इन पर होस्ट हैरी बेली एक इंटरेस्टिंग आइडिया देता है, स्टोरी टेलिंग कॉन्टेस्ट। उसके अनुसार हर पिलग्रिम कैंटरबरी जाते समय 2 स्टोरीज और वापस आते समय 2 स्टोरीज सुनाएगा। जो सबसे बेस्ट स्टोरी सुनाएगा उसे रिटर्न पर फ्री सपर मिलेगा, जो बाकी लोग मिलकर पे करेंगे। सभी इस प्लान को मान लेते हैं और होस्ट खुद जज और गाइड बन जाता है। जर्नी शुरू होने पर नाइट को पहली टेल सुनाने का मौका मिलता है, जिससे कॉन्टेस्ट की शुरुआत होती है। उसके बाद अलग अलग पिलग्रिम्स अपनी स्टोरी सुनाती हैं। इन स्टोरीज में उनकी पर्सनालिटी, बिलीव्स और सोशल स्टेटस की झलक मिलती है। जैसे नोबल कैरेक्टर्स सीरियस और मॉरल टेल सुनाती हैं, जबकि लोअर क्लास या ह्यूमरस कैरेक्टर्स फनी, सैटिरिकल या कभी-कभी क्रूड स्टोरीज भी बताती हैं। स्टोरी टेलिंग के दौरान कई बार पिलग्रिम्स के बीच कॉन्फ्लिक्ट्स और डिबेट्स भी होते हैं। कुछ टेल्स दूसरी टेल्स के जवाब में सुनाई जाती हैं, कभी मजाक उड़ाने के लिए तो कभी चैलेंज करने के लिए। इससे जर्नी और भी लाइवली और रियलिस्टिक बन जाती है। चौसर का प्लान था कि हर पिलग्रिम 4 स्टोरी सुनाए, लेकिन ये वर्क अनफिनिश्ड रह जाता है और केवल 24 टेल्स ही पूरी हो पाती हैं। कैंटरबरी तक की जर्नी पूरी तरह डिस्क्राइब नहीं होती और रिटर्न जर्नी तो शुरू भी नहीं होती। ओवरऑल द कैंटरबरी टेल्स की मेन स्टोरी डेस्टिनेशन से ज्यादा जर्नी और स्टोरी टेलिंग एक्सपीरियंस पर फोकस करती है। इसके माध्यम से चौसर मिडीवल लाइफ के कई थीम्स जैसे सोशल क्लास, मोरालिटी, चर्च करप्शन, लव और ह्यूमन नेचर को बहुत सुंदर तरीके से प्रेजेंट करते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।